जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी में बताएं, हिंदी में बताएं, तो इस वीडियो में आप सभी को हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे और इंग्लिश में भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है। अगेन मैं आपका सभी का वेलकम करता हूं कॉस्मिक अड्डा के यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये लेसन नंबर 4 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के जो टेस्ट होता है इसमें बहुत अच्छे तरीके से इस सवालों को पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। जरा भी ना घबराए क्योंकि हिंदी से भी मैं बताऊंगा। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 यानी इसका मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है योग। सम का मतलब होता है योग। सम मतलब होता है योग, यानी प्रथम 4 गुणजों का योग क्या होता है। प्रथम 4 गुणजों का योग किसका, वो भी 6 का। 6 के प्रथम 4 गुणज कौन से होंगे उनका योग निकालना है। ध्यान से देखिए 6 के कौन कौन से 4 गुणज है। पहली बात 6 होता है। दूसरा 6 का पारा पढ़िए, 6 का टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और यानी 4 हमने 4 तक पढ़ना था। 1 2 3 4 ये हो गए फोर्थ मतलब, यानी ये प्रथम 4 गुणज हैं, पहले 4 गुणज। ध्यान से देखिए इन सभी का क्या करना होगा, एडिशन, सम, योग। योग करने पे हमारा जो आंसर आएगा वही हमारे ऑप्शन में टिक कर देंगे। ओके ध्यान से देखिए क्या है इसका, देखिए ध्यान से। ये है 12 और ये है यहाँ पे देखिए 1 यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक। 4 4 8 12, 12 2 14, 14 4 14 6 20 यानी 0 लिख दिया, हासिल 2 दे दिया। ठीक 2 यानी 2 2 4 4 1 5 5 1 6। ऑप्शन देखिए हमारा आंसर आ गया 6। ध्यान से देखिए 60 यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में हम जाएंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन में देखेंगे कहां पर है ये, ऑप्शन नंबर 4, और इसी पर हम लोग टिक कर देंगे। इसी पर हम लोग टिक कर देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे पे करते हैं। दूसरा लिखा हुआ है द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81। 81 81 के सभी फैक्ट गुणनखंड लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। ध्यान से देखिए 81 के सभी। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि 81 के फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले बात जो सब 1 होता है 81 के फैक्टर्स निकालने, 81 से गुणनखंड 81 गुणनखंड जो 81 होता है वो एक नंबर से यानी 1 से सभी से 1 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी एक जो है सभी नंबर्स का गुणनखंड होता है। तो 1 गुणे 81 1 इंटू 81, क्योंकि 1 की टेबल में 81 बार मुझे आता है 81। ठीक क्या भी ये 3 की टेबल में आता है। डिविजिबिलिटी है, जब आप पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी में मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं कि कैसे इसको चेक किया जाता है। ये 3 के पहाड़े जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 के पहाड़े से नहीं जा सकता, 2 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 2 की टेबल की रिक्वायरमेंट क्या है। 2 की टेबल की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक पर, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यूनिट डिजिट पर 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो या 8 आता हो, कहीं पर भी आपको ये दिख जाए, अगर किसी भी अंक के इकाई अंक पर, किसी भी नंबर के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 दिख जाता है तो वो नंबर 2 से भाग हो जाता है, 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिविजिबल होता है। और ये नंबर पे यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता वो उसका गुणनखंड नहीं होता है। तो हमने क्या किया, कह दिया कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 इसका गुणनखंड नहीं है। चले चेक करते हैं 3 से, क्या 3 इसका गुणनखंड है, क्या 3 इसका गुणनखंड है, क्या 3 इसका फैक्टर है। तो देखेंगे ध्यान से, हमने आपको बताया था कि 3 का फैक्टर कैसे पहचानेंगे। 3 का फैक्टर है, ध्यान से देखिए, किसी भी नंबर को अगर आपको जानना हो कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक क्या है कि आपको करना होगा, जो भी नंबर है, मान लीजिए 81 81 है, इस नंबर के सभी अंकों को जोड़ दीजिए, यानी 8 + 1 जोड़ दिया, और हम चेक कर पाएंगे कि ये नंबर 3 से भाग हो पाता है कि नहीं हो पाता, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ध्यान से देखिए ये 8 + 1 8 + 1 क्या है 9 9, और 9 3 से भाग दे सकते हैं आराम से। हम लोग बोला ये तो 9 3, ये जो 9 है तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 या 9। ठीक है, तो हमने कहा ये तो 3 का गुणनखंड है, मतलब 81 में जो 3 है वो गुणनखंड है 81 का। तो ठीक है, तो ये 3 का गुणनखंड है। अब कितनी बार में जाएगा, मतलब इसका टेबल में कितनी बार में आता है, 3 की टेबल में 81 कितनी बार में आता है, कैसे पता करेंगे। सिंपल सी ट्रिक लगाइए आप लोग, 81 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, यहाँ बचा, यहाँ माइनस करेंगे, 8 में 6 चला गया, 8 में 6 चला गया, कितना बचा 2, और यहाँ पे 1 लिख दिया हमने 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। और 3 की टेबल में 21 कितनी बार में जाता है हम ये भी चेक करेंगे, 3 7 जा कितना होता है 21। तो हमारा ये देखिए डिवाइड हो गया, हमारे पूरा डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 27 इसका भी गुणनखंड है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। 3 की टेबल में हो गया, 4 की टेबल में क्या कहा था, 4 की टेबल में बताया था
कि क्या कहते हैं, कैसे चेक करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 81 लिखा है। जब हम कहते हैं कि 8 से 81 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर यानी शेष फल 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4 है इसका गुणनखंड है, यानी 4 दूनी 8 और यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ बगल से नोट किया हमने, यहाँ पे नोट किया, यहाँ 1 बचा। तो रिमाइंडर में हमने देखा और यहाँ पे देखो जा नहीं पाएगा, 4 की टर्म में 1 जा नहीं पाएगा तो 0 लगा देंगे। इसका मतलब ये शेष फल बच रहा है। जब शेष बच रहा है, शेष बच रहा हो तो वो उसका गुणनखंड नहीं हो सकता, वो उसका गुणनखंड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला गुणनखंड नहीं हो सकता, 4 इसका गुणनखंड नहीं है। ओके, अब इसके बाद 81 को हमें देखना है 5 से। तो ये जो 5 से चेक करने में हमने बताया था, 5 से चेक करने में अगर आपको नहीं पता सिंपल से डिवाइड कर लीजिए। ध्यान से देखिए, 81 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 यहाँ बचेगा, माइनस करने पर यहाँ पे बचने वाला है 3 और 3 1 31। 5 की टेबल ऐसे पढ़नी है, 5 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है, 31 से ज्यादा न जाए, 5 का 30, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बचेगा 1, यानी शेष फल बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। जब रिमाइंडर बच रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये वाला फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ने देखा है कि 5 के बाद आता है 6 से भी डिवाइड करके देख लीजिए 81 को। तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 बन जाए 6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस करते ही 8 में 6 चला गया, कितना बचा 2, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1। तो 6 का पढ़ा ऐसे पढ़ो कि 21 से ज्यादा न जाए, 6 का 6, 6 12, 6 का 18, तो 3 बार में चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे बचा माइनस, यहाँ कितना बचा 8 और 3, यहाँ 3 बचेगा। तो यहाँ देखा हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा है 3। इसका मतलब रिमाइंडर आना नहीं चाहिए, तभी वो उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। इसका मतलब 6 भी इसका गुणनखंड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि 7 के बारे में देखते हैं। 7 के बारे में क्या आता है, डिवाइड करके तुरंत देखिए। 7 के बारे में क्या आता है, डिवाइड करके तुरंत देखिए। ध्यान से देखिए, 7 एकम 7, यहाँ बचा 1, माइनस करा आपने ना, 1 बचा और 1 इसको लिख लिया। 7 का पारा फिर से पढ़ेंगे कि 11 से ज्यादा न जाए, 7 के टेबल फिर से पढ़ेंगे कि 11 से ज्यादा न जाए, तो 7 एकम 7 फिर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, ये जो 7 है, वो इसका गुणनखंड नहीं है, वो इसका फैक्टर नहीं है, बिल्कुल क्रॉस हो गया। ठीक, इसके बाद हमने देखा 7 देख लिया। 8 की टेबल में क्या आता है, 8 की टेबल में सिंपल सी बात है। ऐसे तो आप अगर ऐसे करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल से हम आपको ट्रिक बताते हैं, क्या करना है आपको, ध्यान समझिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 के टेबल में देखना है। 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 1 के बारे में सारे जितने भी नंबर्स आपको दिखेंगे सभी दिखेंगे, सभी डिविजिबल हो जाएंगे, सभी भाज्य हो जाएंगे। तो 1 तो सभी का होता है। फिर 3 के लिए हमने क्या बताया, 3 के लिए क्या करना है आपको, 3 की डिविजिबिलिटी रूल बतानी है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 8 + 1 अलग। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये है कि आप नंबर्स को देख करके, ये नंबर्स के साथ कुछ कर ही आप बता पाएंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सी एक बात है, आपको क्या करना है, उस नंबर्स को जोड़ देने, उस नंबर्स के डिजिट्स को जोड़ देने, उस संख्या के अंकों को जोड़ करके जो भी योग आएगा, जैसे मैंने 8 और 1 को जोड़ा तो उसका योग आया 9, और ये जो 9 है कि 9 3 के बारे में आता है, 3 की टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 से डिविजिबल हो सकता है। और हमने 3 से डिवाइड करके देखा तो 27 बाद में चला गया था। इसका मतलब इसका जो फैक्टर है, इसका जो गुणनखंड है वो 3 है। ठीक, ओके, आगे देखिए हमने कहा कि 4 से चेक करें तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि 4 से डिवाइड करने का एक तरीका है कि लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, लास्ट में जैसे नंबर्स दिखे आपको क्या करना है, इस नंबर में देखना है कि ये नंबर डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसको जितनी भी चीजें आपने यहाँ पर करी है लिख करके, इन सभी को ना करके आप इसको मन में करना पड़ेगा। दिमाग लगाइए, थोड़ा दौड़ाइए और इसमें सोचिए, क्या ये 4 के बारे में आता है, 8 आता है, 4 दूनी 8 होता है, वहां रिमाइंडर, वहां शेषफल 0 बचेगा और फिर इसके बाद 1 आएगा। और यही चीज कैलकुलेशन आप अपने माइंड में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा, है ना, यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा। ठीक, तो आपको कह देंगे कि तो 9 4 के पाड़े में नहीं आता। फिर 5 के पाड़े में, 5 के पाड़े के लिए क्या था, 5 के पाड़े के लिए था कि 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पर, किसी भी नंबर के इकाई अंक पर, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पर अगर 0,5 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, है ना, 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो वो नंबर 5 के पाड़े से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर 5 की टेबल से डिविजिबल है। ठीक,
इसके बाद देखिए ध्यान से, तो यहाँ तो 0 था नहीं ना 5 था, तो इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर नहीं है, 5 भी इसका गुणनखंड नहीं है, 5 भी इसका गुणनखंड नहीं है। इसके बाद देखिए ध्यान से 5 की बात हो गई। अब हम 6 की बात करेंगे। जब 6 के बारे से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 होता है 6 1 6, यहाँ पे बचेगा 2, है ना, यहाँ बचेगा 2 और 2 इसके बगल में लग जाएगा, तो 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 18, सॉरी 6 2 12, 6 3 18, तो वहां पे बचेगा 3, रिमाइंडर में बचेगा 3। ठीक, रिमाइंडर में देखिए 3 बचा था। तो ये सारी चीजें आपको माइंडली कैलकुलेट करनी होगी, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अगर नहीं आती तो डिविजिबिलिटी रूल में आपको सिखाया गया था कि कैसे चेक किया जाता है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ी होगी, तो बताया था मैंने आपको कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर हम कह सकते हैं कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर अपने आप में 6 से भी डिविजिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने आपको पहले भी करा चुके हैं, और इसमें देखा कि ये तो 2 से डिविजिबल ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम कह सकेंगे कि ये जब 2 से डिविजिबल ही नहीं है, तो हम कह सकेंगे ये तो 6 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ाए गए थे, तो आपको ये चीजें बताई गई थी कि आप नंबर्स को बस यूं देखा और बता दें ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तुरंत देखा मैंने कि हाँ, यहाँ पे देखिए 0 2 4 6 8 आता है क्या, नहीं आता, तो हमने कहा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद हमने चेक किया 3 से, जब 2 ही से नहीं हो सकता तो 3 से करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको बताया गया था कि 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ देखा कि 2 ना तो 2 से है, और 3 से देखा तो 3 से है, लेकिन 2 से नहीं है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 के लिए 7 से सिंपली डिवाइड कर लेंगे, तो 7 10 70 होता है, फिर 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 70 में 7 ऐड करेंगे 77, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर तो बचेगा ना, तो इसका मतलब ये 7 से डिविजन नहीं होगा। फिर 8 से करेंगे, 8 10 80 होता है, 8 10 80 होता है, तो 8 से भी डिविजन नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर में यानी शेष पद 1 बचेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते 9 में जाएंगे। 9 के बारे में 9 ने 81, 9 9 81, सिंपल सी हमने बात देखी कि 9 9 81 होता है, 9 ने 81 होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये दोनों नंबर सेम आ गए। अब इसके बाद रिपीट कर, सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे, सारे पलट के वापस आ जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर बस यहीं तक करने दो, क्योंकि ये सारे ये नंबर्स के बाद रिपीट हो जाएगा। तो ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं, तो यहाँ तक हमको करना है, इसके बाद नहीं बढ़ना है। जब नंबर्स रिपीट होने लगे तो हमें फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखा हमने कि नंबर्स रिपीट होने लगा, तो इसका मतलब हमें फैक्टर आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हम ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहला 1, फिर इसके बाद 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब नंबर्स के फैक्टर्स रिपीट होने लगे, जैसे 9 और 9 2 बार आ गया, तो उस नंबर के फैक्टर को हम लोग उस नंबर के, उस संख्या के गुणनखंड में जब दो नंबर दो बार लिख जाएं, दो गुणनखंड 2 बार लिख जाएं, जब एक ही गुणनखंड 2 बार आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक, एक ही बार लिखेंगे, और फिर जो बचेंगे असली में वही तुम्हारे गुणनखंड होंगे उस संख्या के। तो यहाँ पे कितने हैं गुणनखंड, 1 2 3 4 5, इसका मतलब इस संख्या के 5 गुणनखंड हैं। आगे समझ में, इस नंबर के 5 फैक्टर्स हैं। ओके, तो हमने जाएंगे अपने ऑप्शन में देखेंगे 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, और उस पर टिक कर देंगे। ठीक, और उस पर टिक कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इरेज कर दो, उसके बाद उसमें बात करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही हो, तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपको हमारी मेहनत लग रही हो कि मेहनत कर रहे हैं सर जी, तो जरूर इसको शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके कि हाँ ये अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, द नंबर्स x कॉमा, ये कॉमा है, x कॉमा x + 2 x + 4, ये भी कॉमा लगा हुआ है, x + 4 आर ऑल प्राइम सो x इज, इसका मतलब होता है, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, जो किसी से भाज्य ना हो, सिर्फ अपने पाड़े में आता हो या फिर एक के पाड़े में आता हो, उसको बोलते हैं अभाज्य, है ना। तो प्राइम नंबर्स की बात करें, तो प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया भी थे कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं, एक की टेबल में आते हैं, एक के पाड़े में आते हैं, और अपने ही पाड़े में आते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे, कैसे, जैसे कि देखिए हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स की बात करें, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की। देखिए पहले 2, जो 2 है वो अपनी टेबल में आता है, और 2 1 के टेबल में भी आता है, 1 2 2,
1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक, इससे एक हमने देखा एक 2 होता है, एक 3 भी होता है। 3 अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में भी आता है। 3 एक के पाड़े में भी आता है, 3 अपने पाड़े में भी आता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या 4 हो सकता था? ये हमने आपको जब प्राइम नंबर्स की बात करी थी तो उसमें बताया था कि अपनी ही टेबल में आना चाहिए। प्राइम नंबर्स का क्राइटेरिया क्या है? प्राइम नंबर्स की कुछ नियम है, वो है नियम ये है कि 4 एग्जाम्पल लिया, जैसे 4 है, 4 अपने पाड़े में आता है, 1 के पाड़े में भी आता है और 2 के पाड़े में भी आता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमने कहा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ एक से डिविजिबल हो या फिर अपने आप से डिविजिबल हो, अपने आप से भाग दे देती है, तो वो संख्याएं प्राइम नंबर्स होती है। वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये तीनों नंबर अपने आप में क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे x है और x+2 है और x+4 है, यानी ये नंबर अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो हमने देखा यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते ही हम लोग पता चल जाएगा कि नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले पुट किया ऑप्शन नंबर ए से, यानी x की वैल्यू 3 रखी हमने, x की वैल्यू 3 रखी, फिर x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 और ये प्लस लगा है तो प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3+2 क्या होता है 5। ठीक, और यहाँ पे तो 3 है ही, और इसको हमने देखा यहाँ पे लिखा हमने x की वैल्यू 3 प्लस ये 4 है, 3 + 4 क्या होता है 7। तो हमने देखा कि 3 है, 4 है और 7 है, 3 है, 4 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 5 7 ये तीनों के तीनों क्या कैसे नंबर है? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं और ये अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ सी ऑप्शन में कि हाँ की वैल्यूज प्राइम नंबर्स होती ही नहीं होती। देखिए ध्यान से, जैसे 2 वाला, वैसे ऑप्शन यही सही होगा लेकिन 2 वाला मैं आपको बता देता हूँ। इसी पे रखता हूँ 2, जब x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा, इस पर x की वैल्यू मान लेते हैं 2, तो 2 तो एक प्राइम नंबर होता ही है। 2 तो एक क्या है? अभाज्य संख्या है। देखते हैं आगे क्या अभाज्य संख्या बनती जाएगी। तो यहाँ x की वैल्यू हमने रखी 2 + 2, यानी 2 + 2 क्या होता है 4। तो पहले ही हमको पता चल गया कि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं टिक करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए 4 जो है इसके बारे में लोग करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे तो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए x+4 था, तो यहाँ मैंने x की वैल्यू 2 रखी, 2 + 4 कितना होता है 6, और 6 देखिए ध्यान से 6 जो है 6 और 4 ये देखिए ये 1 की टेबल में भी आता है, ये 2 की टेबल में भी आता है और ये अपनी टेबल में आता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जिनके दो ही गुणनखंड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिनके 2 ही फैक्टर उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। और ये देखिए 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। इसका मतलब इसमें तो 4 फैक्टर हो गए, इसमें 4 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये भी क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है। ये भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू जब हम 2 रखते हैं, x की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं तो हमको एक प्राइम नंबर मिल जाता है, और जैसे ही मिलता है हमको प्राइम नंबर तो आगे भी हमको प्राइम नंबर मिलता चला जाता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखा 3 वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज हमको बता दीजिए कि यहाँ पे हमको पूरा हिंदी लिखिए, तो हम पूरा हिंदी लिख करके भी बता देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 4 में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर। इनमें से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य मतलब जिसका भाग देने पर, जिसके भाजक यानी जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 हो उसको बोलते हैं क्या? अभाज्य। तो गुणनखंड की बात करी गई है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे कि 84 ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन से ही देख सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है 84 के, ये सारे 84 के फैक्टर है, यानी 84 के अभाज्य गुणनखंड देखने हमको। ध्यान से देखिए 2 2 जा 4, 2 2 4, 4 12, 12 7 84, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, सही है। फिर इसमें जाएंगे 2 2 जा 4 और 4 4 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब हमने 8 कर लिया, यहाँ बचा 14, तो 14 8 जा क्या होता है 112। ओके, ये भी ठीक है। इसके बाद हमने देखा 14 5 जा। एक चीज आपको मैं बता देता हूँ,
इस चीज को करने से पहले आपको देखना होगा कि इनमें से कितने भी नंबर्स थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स आ रहे हो, प्राइम नंबर्स आ रहे हो, अभाज्य संख्या आने, जैसे 2 है, 3 है, फिर इसके बाद 5 होता है, फिर इसके बाद 7 है, फिर 9 है, 9 नहीं होता है, क्रॉस 9 नहीं होता है। ठीक, तो हमने देखा इसमें, देखिए सभी में देखिए ध्यान से, ये 2 है, हाँ है, सभी में है, 3 है, 3 हो सकता है इसमें किसी में 3 ना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें भी देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको भी और नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से, इसमें भी 2 है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। ये जब अभाज्य संख्या नहीं है इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यानी गुणनखंड, यानी जो नंबर्स है उनके जो गुणनखंड है उसमें भी जो अभाज्य संख्या नहीं है वो ऑप्शन को हम लोग टिक नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें देखिए अभाज्य संख्या है, हाँ है, इसमें देखिए अभाज्य संख्या 14 है, क्या 14 एक 14 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये 1 2 4 सॉरी 4 नहीं, 1 2 7 और 14 अपनी टेबल में जाते हैं, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब हम इसको भी टिक नहीं करेंगे। तो हमारा ये थर्ड नंबर भी हो गया। फोर्थ नंबर पे चेक कर लेते हैं, ये 5 है, ये एक प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है। तो ध्यान से देखिए 9 है, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो इसको कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास बचा एक फोर्थ ऑप्शन, तो हम इसको क्या कह देंगे, यही ऑप्शन हमारा सही है। इसको चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो 2 है वो भी एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर जो 2 है वो भी एक प्राइम नंबर है, यहाँ जो 3 है वो भी एक प्राइम नंबर है, यहाँ जो 7 है वो भी एक प्राइम नंबर है। क्या मतलब ये हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन, सॉरी 1 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कॉमन मल्टीपल्स फॉर 18 एंड 54। ठीक, उभयनिष्ठ गुणज यानी गुणक, यानी इसका मतलब ये होता है इनका टेबल पढ़ने पर, इनका टेबल पढ़ने पर और इनका टेबल पढ़ने पर, इनमें जो कॉमन दिखे तुमको मल्टीपल, इनमें जो कॉमन दिखे वही तुमको यहाँ पर लिख देना है। ध्यान से देखिए, जैसे कि बात करें 18 का टेबल लिखना है, और 54 की बात करेंगे तो 54 का टेबल तो आपको आएगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 18 का टेबल लिखेंगे, 18 में 18, 18 को 36, 18 से 54, 18 को 72, है ना, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 112, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 150। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 18 का हो गया। 54, अगर आपको टेबल्स नहीं आ रहा है, अगर आपको टेबल्स नहीं आ रहा तो सिंपली आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए 54 का 54 पहला ही होता है, 54 पहला ही होता है। ठीक, ध्यान से देखिए 54 है, और 54 के बाद क्या हो जाएगा, 54 के बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 54 और 54 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 4 4 8 और कैरी 1, तो सॉरी 1 नहीं, कैरी 4 4 8 5 5 10 108, यानी 100 दूसरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे 54, फिर ऐड करेंगे 54, फिर ऐड करेंगे, प्लस का करेंगे 54। तो ध्यान से देखिए 8 4 12 कैरी 1 5 5 1 6 और यहाँ पे 1 162। अब देखा हमने कि यहाँ पर क्या हो गया, 162 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, कॉमन मल्टीपल्स फॉर 18 एंड 54। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकाल करके जो भी उनके कॉमन होंगे उनको लिख देंगे। उनको लिखने के बाद हमने देखना है कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणक। तो ध्यान से देखिए 18 और 54 और 18 और 54 क्या करेंगे, ये आपको एलसीएम में भी आ जाएगा। जैसे 18 का तो हम लोग 18 करेंगे, ये 2 की टेबल में जाता है 9 बार में, और ये 3 की टेबल में 3 बार में जाता है, 3 3 जा 9, फिर से करेंगे 3 1 जा 3। ओके, तो यहाँ पे हमने कर दिया इसका ये। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, इसके क्या आ रहे हैं फैक्टर्स, यानी इसमें फैक्टर्स क्या आ रहे हैं देखिए ध्यान से, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, और 54 की बात करेंगे तो 54 के भी हमें अलग से फैक्टर्स लिख लेने हैं। 2 2 जा 4, यहाँ पे बचेगा 1 1 इसके बगल में लग जाएगा, क्या हो जाएगा 14, 2 7 जा 14। अब ये 2 की टेबल में नहीं जाता है, ये तो 3 की टेबल में जाता है, तो 3 की टेबल से करेंगे, 3 9 जा 27, फिर से देखेंगे 3 की टेबल में आता है तो 3 3 जा 9, फिर से देखेंगे 3 1 जा 3। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो गए, ये है 54। तो 54 में हमने क्या लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3। तो इनमें देखना है कि कौन सा कॉमन है। तो कॉमन हमको एक ये दिख रहा है, कॉमन कौन सा है, कॉमन देखिए एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा क्या होता है 9। तो 3 3 या 9। हमने देखा कि इसका जो आंसर है वो 9 आ रहा है। इनमें दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ये कॉमन 3 है, एक तो ये कॉमन 3 है। और मल्टीप्लाई की बात करी तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने देखा इसमें क्या है 9 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 भी है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर छोटे नंबर आते हैं तो उसका आपको क्या करना है कि मल्टीपल निकालने के समय उसको टेबल पढ़ लेना है। तो जब टेबल पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर बड़े आ गए तब क्या करना है, आपको नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो इस तरह आप फैक्टर्स निकालेंगे, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालते ही आपको पता चल जाएगा इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन एक ये, कॉमन एक ये 3। तो 3 इंटू 3 यानी 9 हो गया। इसमें देखिए 18 और 54 था, बड़ा नंबर था, इस वजह से हमने इसको इस तरह किया। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 9 और 6 तो हम लोग सिंपली इसको क्या करते, 10 तक इसके टेबल लिख देते, यानी 9 से लेके 90 तक, 9 में 9 90 18 यहाँ तक टेबल लिख लेते। फिर उसके बाद इनमें जो कॉमन होता वही हमारा आंसर होता। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर निकाले और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इनमें जो कॉमन दिखा हमको, कॉमन ये दिखा, तो कॉमन हमने देखते ही यहाँ पर लिख दिया कि इसका जो आंसर है वो 9 है। तो यहाँ देखा हमने कि इसमें लिखा था कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन हमने किसका यूज किया, हमने यूज किया यहाँ पे फैक्टर्स निकाल करके, क्योंकि ये नंबर्स बड़ा था। ये नंबर्स का तुमको टेबल आता ही नहीं, तो नंबर्स बड़ा होने के कारण हमने इसको प्राइम फैक्टर के थ्रू किया और करने के बाद इनमें कॉमन आया, कॉमन करने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आ गया और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ये हो गया हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।